नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। आज का जो हमारा ये सेशन है वो भारतीय संविधान की अगली कड़ी में हम आज की कड़ी में हम जो न्यायिक सक्रियता है, सुप्रीम कोर्ट की जो शक्ति है, ये इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। भाई ये न्यायिक सक्रियता होती क्या है, इसके बारे में। तो पहले तो उसके अर्थ को देख लेते हैं। भाई इसका अर्थ है वो दो अर्थों में लिया जाता है न्यायिक सक्रियता को, एक तो पॉजिटिव सेंस और एक नेगेटिव सेंस। मतलब सकारात्मक न्यायिक सक्रियता और दूसरा है नकारात्मक न्यायिक सक्रियता। अब बात करें भाई सकारात्मक कैसे और नकारात्मक कैसे, वो भी देख लेते हैं हम। इससे पहले हम आपको ये बताना था कि हमारा जो चैनल है ये कंप्लीट जो आरएस के जो एग्ज़ाम है उनको समर्पित है। और हम यहाँ पे आपको आरएस का जो प्री प्लस मेंस का जो सिलेबस होता है पॉलिटी का वो करवाएंगे, और वो टोटल डिटेल्स। अभी हम प्री के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। जैसे प्री के एग्ज़ाम हो जाएंगे 2023 के, तो हम आपको मेंस के अकॉर्डिंग जो प्रश्नोत्तर शैली है उसमें आपको करवाएंगे क्वेश्चन वगैरह। सकारात्मक क्या है कि भाई इसके तहत जो न्यायपालिका है वो अतिरिक्त सक्रियता को दिखाते हुए अपने कार्यों को अधिक कुशलता व तीव्रता के साथ संपादित करती है। प्रारंभ में क्या हुआ था कि न्यायपालिका को स्वघोषित सिद्धांत है, जो कुछ सिद्धांत है। वही न्याय मांगने तो व्यक्ति क्या करता, पहले क्या होता था कि शुरुआत में जब हमारे सुप्रीम कोर्ट स्थापना की, उसमें क्या था कि भाई अगर किसी व्यक्ति को न्याय चाहिए तो उसे सुप्रीम कोर्ट के पास जाना पड़ेगा, हाई कोर्ट के पास जाना पड़ेगा, यानी न्यायालय के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति स्वयं के लिए ही न्याय मांग सकता उस समय ये थी। जबकि आजकल ऐसा नहीं है। आजकल समाज के लिए कोई भी व्यक्ति PIL वगैरह जनहित याचिका दायर करके किसी के लिए भी न्याय की मांग कर सकता है। ठीक है, PIL इसको भी हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। न्याय आवेदन की एक निश्चित प्रक्रिया का पालन करना होगा, ये प्रारंभिक सिद्धांत है। 1979 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश थे PN भगवती। यहीं से हमारे जो होती है न्यायिक सक्रियता शुरुआत भी होती है, और जो जनहित याचिका की बात कर रहे हैं PIL की, उसकी शुरुआत होती है। और जो VR कृष्ण अय्यर थे, उन्होंने पहली बार जनहित याचिका को स्वीकार किया। तो ये क्वेश्चन कई बार प्री में पूछा जा चुका है, फिर भी आप देख लीजिए एक बार। ध्यान रखना कि भाई जो न्यायिक सक्रिय जो जनहित याचिका है यानी PIL, पब्लिक लिटिगेशन है, ऐसा है। मतलब जब आप हिंदी में समझो जनहित याचिका, इसको स्वीकार किसने किया था, तो ये थे PN भगवती साहब और VR कृष्ण अय्यर। इन्होंने मेन मुख्य नाम ये PN भगवती है, ज़्यादातर एग्जाम में इसी का नाम देखने को मिलता है हमें। अर्थात जनहित के लिए कोई भी कार्य है या उसको जागरूक उसके संबंधित कोई भी व्यक्ति है ना, इसके लिए याचिका दायर कर सकता है। कोई भी व्यक्ति कर सकता है, नॉर्मल आदमी। भारत में कविता हिंगोरानी, जिसे जनहित याचिका की जननी कहा जाता है, कि ने सर्वप्रथम जनहित याचिका दायर की थी। जनहित याचिका, ये दो ही लाइनें इसमें इंपॉर्टेंट है भाई। जनहित याचिका किसने दायर की थी, तो ये कविता हिंगोरानी ने की थी। और जब की थी उसमें जो हमारे न्यायाधीश साहब कौन थे, तो PN भगवती और VR कृष्ण अय्यर थे। और 1979 में जनहित याचिका की शुरुआत हुई है। ठीक है, ये बिहार राज्य बनाम हुसैन अराबाद में थी। एक बार आप इस बात को भी देख लेना। ठीक है ना, जनहित याचिका न्यायिक सक्रियता का एक सबसे लोकप्रिय स्वरूप है। कालांतर में सभी न्यायालयों द्वारा जनहित याचिकाओं को स्वीकार किया जाने लगा। ठीक, पहली बार जो PIL लगी थी वो सुप्रीम कोर्ट में लगी थी, लेकिन अब जो है अधीनस्थ न्यायालय या हमारे सेशन न्यायालय होते हैं, हाई कोर्ट वगैरह, हम उसमें भी अब जनहित याचिका को स्वीकार किया जाने लगा है सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद में। पोस्ट कार्ड पर लिखी शिकायतों को भी जनहित याचिका के रूप में स्वीकार किया। अगर कोई व्यक्ति पोस्ट कार्ड पर अपनी कोई शिकायत लिखी सुप्रीम कोर्ट भेजता तो उसे भी क्या करेंगे, जनहित याचिका के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार को भी जनहित याचिका के रूप में स्वीकार किया गया है। अर्थात न्यायाधीशों ने प्रसंज्ञान लेते हुए अपने सभी वेग से कोई खबर है कि जो हमारे समाचार पत्रों को प्रकाशित हुई, लेकिन मान लो उस पर कोई भी FIR वगैरह कुछ नहीं हुआ हो, तो भाई सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है, या जो उच्च न्यायालय हमारा न्यायालय उनका अधिकार है कि वो खुद उस पर संज्ञान ले सकते हैं। और इसके लिए कमेटी का गठन करेंगे, और जो सरकार होगी उससे उसके बारे में प्रत्युत्तर मांगेंगे। ये हो रहा है ये, तो आप इसका हमें जवाब दीजिए लिखित में, और आप हमें पैसों के बताइए सही है गलत है, इसके लिए आपने क्या क्या किया ऐसा। यानी सीधा मान लो सकारात्मक रूप में PIL को ले सकते हैं जनहित याचिका को। जनहित याचिका में क्या होता है, कोई भी व्यक्ति पोस्ट कार्ड के थ्रू या अपने नॉर्मल या पेपर वगैरह होता है उस पर लिख के शिकायत भेज सकता है सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट उसको संज्ञान ले सकती है।
और एक भाई समाचार पत्रों के माध्यम से समाचार पत्रों में ऐसी कोई खबर प्रकाशित हुई है जो जनहित के लिए ज़रूरी थी, लेकिन सरकार ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया हो, तो भी सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है कि वो संज्ञान लेते हुए उनके लिए जो सरकार है, राज्य सरकार या केंद्र सरकार, उनको वही उसके लिए जिम्मेदार ठहराते हुए उसको आदेश दे सकती है कि आप इस पे अपना एक्शन लीजिए। न्यायिक जो नकारात्मक कैसे है, न्यायिक सक्रियता नकारात्मक कैसे है, हमें देख लेते हैं। यदि न्यायपालिका अधिक सक्रिय हो जाए और विधायकों और कार्यपालिकों में हस्तक्षेप करने लगे तो इसे न्यायिक नकारात्मक सक्रियता कहते हैं। इसका मतलब ये है कि विधायिका कार्यपालिका ने कोई आदेश या कोई विधि बनाई हो, विधायिका क्या काम होता है, विधि का निर्माण करना, तो और कार्यपालिका क्या करती है, उसके लिए कार्यपालिका क्या करती है, उनको लागू करवाती है। अब ये अर्थ समझ लीजिए, विधायिका और कार्यपालिका में क्या अंतर है। तो विधायिका में ये अंतर है कि विधायिका में नियम व कानून बनाए जाते हैं, कार्यपालिका में क्या होता है, जो उसके कर्मचारी वगैरह होते हैं उन लागू करवाते हैं। जैसे संसद वगैरह कानून बनाने के लिए संसद लागू थोड़ा करवाएगी, लागू करवाने का काम तो ये सरकारी अधिकारी वगैरह कर्मचारी वगैरह ये तो करते हैं उनका आदेशों का पालन करके। तो ये कुछ ऐसे प्रावधान है जो न्यायिक नकारात्मक न्यायिक सक्रियता को प्रोत्साहन देते हैं। ठीक है, संविधान की जो व्याख्या करने का अधिकार है, ये भी एक नकारात्मक जो न्यायिक सक्रियता है उसको प्रोत्साहन देता है। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा, ये भी अनुच्छेद 142 के तहत उच्चतम न्यायालय को निर्देशों का प्रवर्तन। अभी ये अनुच्छेद 142 है, ये अभी चर्चा में क्यों है, क्योंकि अभी जो है एक संविधान पीठ थी सुप्रीम कोर्ट की, उसने ये कहा है कि जो तलाक होता है उसके लिए जो 6 महीने की अवधि निर्धारित है अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा, फैमिली कोर्टों के द्वारा, वो कंपलसरी नहीं है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट उसमें सविवेक से, खुद विवेक से उस अवधि को कम कर सकती है, या उस अवधि के बिना भी तलाक की अर्जी वो मंजूर कर सकती है, जल्द से जल्द दंपति को तलाक दे सकती है। ये भी चर्चा में था, ये करंट का है, तो आप इस अनुच्छेद को एक बार ज़रूर देख लेना। इसमें सुप्रीम कोर्ट की सविवेक शक्ति का प्रयोग किया गया। मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ, सविवेक शक्ति के बारे में बताया गया। मतलब अब सुप्रीम कोर्ट अपने विवेक से किसी भी आदेश या कोई भी ऐसा आदेश या कोई विधि आदेश जारी कर सकती है जो जनहित के लिए ज़रूरी हो, या ऐसा कोई मुद्दा जनहित से रिलेटेड कोई मुद्दा है, उसमें सविवेक से उसकी सुनवाई कर सकती है, और उसके पूर्ण न्याय के सिद्धांत जो है सुप्रीम कोर्ट उसके तहत कोई भी आदेश पारित कर सकती है। देख लेना। न्यायिक सक्रियता के वैसे कुछ बहुत सारे उदाहरण, जैसे हमारे संविधान में कुछ आर्टिकल है वो बताया गया है कि भाई जैसे अनुच्छेद 21, इसमें प्राण जो दैहिक स्वतंत्रता है उसको अत्यधिक व्यापक बताया गया है। ठीक है, उसकी विस्तृत व्याख्या की गई है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को विधि की समय प्रक्रिया कर दिया गया है। पहले भी जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय क्या था कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को ज़्यादा अपनाया जाता था। अब क्या है कि विधि की समय प्रक्रिया, इनको हम अलग से जो एक सेशन लेंगे, इन पर काफ़ी टाइम लंबा है, तो उनमें हमें से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या होती है और विधि की सम्यक प्रक्रिया क्या होती है, ठीक है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 124 की बात की जाए तो इसमें कॉलेजियम की व्यवस्था नहीं थी, किंतु न्यायालय ने कॉलेजियम जोड़ लिया है। तो आपको बताइए 1979 से ये प्रचलन में हमारे जो द्वितीय न्यायिक जो वाद था, न्यायाधीश वाद था, उस के तहत। तो न्याय से रिलेटेड कितने हमारे अनुच्छेद हो गए, 21 हो गया। एक हमारे 124 है जिसमें कॉलेजिंग व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अब कॉलेज को जोड़ लिया गया 1978 से, यानी 79 से 78-79 से। अनुच्छेद 368 में बुनियादी ढांचे की अवधारणा का प्रावधान नहीं था पहले, ठीक है, किंतु न्यायालय ने इसे जोड़ दिया है। संविधान संशोधन करने की जो संसद की शक्ति है उसको सीमित कर दिया है। ये केशवानंद भारतीवाद था 1973, उसके तहत दिया गया। आपको बताइए भाई न्यायालय जो संसद है वो संविधान संशोधन तो कर सकती है, लेकिन वो अगर संविधान का उल्लंघन करता हो या जो मौलिक अधिकारों के खिलाफ हो तो क्या अगर उसको सुनने की कोशिश किया जा सकता है। और वो जो संविधान का जो मौलिक ढांचा है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकती संसद, तो उसके तहत तो हमें तीनों अनुच्छेद याद रखना है फ्री की दृष्टि से। भाई कौन कौन से अनुच्छेद न्यायिक सक्रियता को दर्शाते हैं, तो अनुच्छेद 21 है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 124 इसमें कॉलेजिंग व्यवस्था नहीं थी, लेकिन बाद में संविधान तो न्यायालय ने जोड़ दिया था 1998, ये 98 सॉरी ये थोड़ा मेरे को दिमाग से नहीं है, कॉलेजियम शब्द को 1998 में जोड़ा गया, अब याद आया मेरे को, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं आपसे। और अनुच्छेद 368, आपको 3 अनुच्छेद याद रखना है बस। न्यायपालिका विधायिका के अंतर्गत अनेक आंतरिक मामलों में जो है वो हस्तक्षेप करती है, ठीक है। विश्वास प्रस्ताव कोई मामला है उसमें फ्लोर टेस्ट के आदेश दे सकती है भाई न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। को सदन है, झारखंड विधानसभा में कैमरे लगवाकर लाइव कार्य को लागू करना,
ये भी सुप्रीम कोर्ट के किया है भाई कि जो झारखंड विधानसभा थी यहाँ सर्वप्रथम कैमरा लगाएगी और जो उसकी वो जहाँ वहाँ पर जो भी कार्य होता है उनका लाइव प्रसारण को लागू किया था इन्होंने। ठीक है। न्यायपालिका कार्यपालिका कार्य को अपने हाथ में ले लेती है तथा कार्यपालिका को निर्देश देती है कि निर्देश भी दे सकती है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में से लोकायुक्त नियुक्ति करना और इसके लिए सीबीआई को निर्देश दिया गया था। न्यायिक सक्रियता क्या लाभ है? न्यायिक सक्रियता के कारण जनहित याचिका की अवधारणा को स्वीकार किया गया। और कब किया गया? तो 1900 पता है पीएन भगवती के टाइम पे किया गया 1979 में। बात को आप याद रखना। विधायिका में कार्यपालिका की उदासीनता के कारण उत्पन्न जो रिक्तता को न्यायपालिका ने भराया। ठीक है। न्यायपालिका ने विधायिका और कार्यपालिका की निरंकुशता को नियंत्रित किया है। न्यायपालिका सक्रियता ने समाज के आधुनिकीकरण तथा समाज सुधार को प्रोत्साहन दिया है। ठीक है। जैसे धारा 370 को समाप्त करना, निजता का अधिकार जो हमारे किसके तहत है आर्टिकल प्राण स्वतंत्रता के, ट्रिपल तलाक हो गया धारा 497 आदि। इनको न्यायालय ने पर्यावरण संरक्षण के लिए अनेक प्रभावी उपाय भी किए हैं। न्यायिक सक्रियता के कारण लोगों की जो लोकतंत्र में जो आस्था है उसको वो बढ़ी है। चुनाव में पारदर्शिता बढ़ी है। ठीक है। और न्यायालय की प्रक्रिया सरल हुई है। सीधी सीधी बात है, सोचोगे आप न्यायिक सक्रियता होती क्या है? तो जो न्यायालय होते हैं वो लोगों के लिए उद्धार के लिए जनहित के उद्धार के लिए अधिक सक्रिय हो जाते हैं और उनकी समस्याओं को सुनने के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए मतलब खुद के द्वारा अपने सभी व्यक्ति से आदेश पारित कर सकती है न्यायिक सक्रियता मतलब। और इसमें एक चीज़ आती है न्यायिक पुनरावलोकन। पुनरावलोकन का क्या होता है, मतलब क्या होता है, तो मैं आपको बताता हूँ। यहीं देख लेते हैं क्या पता आगे इसमें है या नहीं नोट्स में। पुनरावलोकन क्या होता है भाई? केंद्र या राज्य मान लो आप, है ना, इन्होंने कोई विधि पारित किया, कोई आदेश दे दिया, इन विधायक है कार्यकारी, तो क्या करेगी जो सुप्रीम कोर्ट होगा, हाई कोर्ट होगा, वो क्या करेगा? उन आदेश पे जो विधि बनाई है उनको देखेगा वो सही है या नहीं, वो हमारे संविधान के अनुकूल है या नहीं है। ठीक है ना। और अगर अनुकूल नहीं होंगे तो उनको छोड़ने की कोशिश किया जा सकता है या उनके किसी भाग को हटा दिया जा सकता है। ऐसा कुछ भी जो न्यायपालिका को सही लगे वो कर सकती है न्यायपालिका न्याय पुनरावलोकन में। ठीक है ना। या अपने द्वारा कोई आदेश दे दिया न्यायपालिका ने पहले, उस आदेश को पलट भी सकती है। न्यायिक पुनरावलोकन में यह है। जो कि न्यायिक सक्रियता में क्या है? न्यायिक सक्रियता भाई PIL वगैरह जनहित याचिका के बारे में बताया गया है। ठीक है। और जनहित याचिका कैसे भाई? कोई व्यक्ति डाक पोस्ट के द्वारा या साधारण कागज़ वगैरह पर लिख कर भी वो सुप्रीम कोर्ट में मतलब अपील कर सकता है जनहित याचिका के लिए। ठीक है। या फिर सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार है कि वो जो अखबार वगैरह समाचार पत्रों में जो प्रकाशित होते हैं, न्यूज़ वगैरह प्रकाशित होते हैं, उनके आधार पर भी संज्ञान ले सकती है और सरकार को ये आदेश दे सकती है भाई आप इसका ये चीज़ है, ये ऐसे हो रही है तो आप इसको देखिए और इसके लिए कड़े कदम उठाइए। तो इसी के साथ जो हमारा आज न्यायिक सक्रियता छोटा सा टॉपिक था ये कंप्लीट होता है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। हम यहाँ आपको कंप्लीट भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ाएंगे, जिसमें हम ये नोट्स तो हम स्प्रिंग बोर्ड कोचिंग में पढ़ा रहे हैं, लेकिन इसमें हम जो लक्ष्मीकांत है उसका भी जैसे मान लो कुछ है कमियाँ इसमें रह गई नोट्स में, तो हम वो पूरी कर रहे हैं आपके साथ, यहाँ साझा कर रहे हैं उन डिटेल्स को। तो थैंक यू इसी के साथ।